हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता की साझेदारी। अब हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम बढ़ाते हैं आगे बेल्जियम की कहानी से। तो हमने हेडिंग डाली बेल्जियम की कहानी। अब आप समझेंगे बेल्जियम एक छोटा देश है जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ से थोड़ी ही अधिक है। वहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं, तो जातीय बनावट भी बहुत जटिल है। अब हम जब माना कि ये एक बेल्जियम है, यूरोप का एक छोटा सा देश, इसमें लगभग 59% एक इलाका है फ्लेमिश इलाका, जिसमें 59% जनसंख्या रहती है। उसमें से कुछ डच भाषा बोलते हैं, कुछ जर्मन भाषा बोलते हैं। और एक दूसरा इलाका है जिसमें लोग रहते हैं, वहाँ पर 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और जो इसकी राजधानी वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% डच भाषा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे देश में हम देखें तो 40% फ्रेंच लोग अल्पसंख्यक हैं। परंतु जो ये अल्पसंख्यक है ये बड़े ही समृद्ध हैं और ताकतवर है। समृद्ध कैसे? कि इनके पास शिक्षा की एक समुचित व्यवस्था है। दूसरा, इनका आर्थिक विकास भी अधिक है, मतलब इनके पास पैसे भी ज़्यादा हैं। तो इससे डच लोगों में नाराज़गी का भाव उत्पन्न हुआ। आप लिखते हुए चलेंगे। और लगभग 1950 से 1960 के दशक में बेल्जियम में तनाव बढ़ने लगा। अब तनाव बढ़ने लगा तो लोगों के बीच संघर्ष होगा। तो ये संघर्ष न हो इसके लिए हम क्या करेंगे? सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी। तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे। तो इस तनाव का क्या करेंगे हम? समाधान। तो वहाँ के लोगों ने समाधान कैसे किया? लोगों ने 1970 से 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए। संशोधन किससे संबंधित थे? कि लोग कैसे रहें? मिल जुलकर रहें। तो पहला संशोधन तब था कि केंद्रीय जो सरकार थी, केंद्र सरकार में जो मंत्री होंगे उनमें डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या। मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? दोनों की बराबर रहेगी। दूसरा है केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो इलाके कौन से? एक फ्लेमिश इलाका और एक डच भाषी इलाका। 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, मतलब अपने मामले के नियम कानून वो खुद बना सकेंगे। आगे देखेंगे ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी थी। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार की स्थापना की गई। और वो अलग सरकार में क्या हुई कि दोनों समुदाय, डच भाषी और फ्रेंच भाषी, दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दे दिया हमने। लिख लेंगे आप आराम से। और इसमें सबसे लास्ट बचा है एक सामुदायिक सरकार का प्रावधान भी लाया गया। सामुदायिक सरकार का प्रावधान लाया गया।
जो क्या करेगी सामुदायिक सरकार, संस्कृति हो गया, उस देश की संस्कृति, शिक्षा और भाषाई मामलों के फैसले लेने का अधिकार उसके पास होगा। अब आप आराम से लिख सकते हैं। इस तरह हमारी बेल्जियम की कहानी समाप्त होती है कि बेल्जियम को समस्याएं उत्पन्न हुई, उन्होंने उसका एक बेहतर समाधान ढूंढा। किस तरह? सत्ता का बंटवारा करके। भाई इसमें भाषाई आधार पर सरकार को बांट दिया। फिर कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के लेकर क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। राजधानी में एक अलग सरकार की स्थापना की गई और समुदाय को भी कुछ सत्ता में हिस्सा दिया गया। इस तरह हमारी बेल्जियम की कहानी समाप्त होती है। आप लिख लेंगे इसे। ओके, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगला आप डालेंगे श्रीलंका की कहानी। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे सभी। अब देखते हैं हम श्रीलंका में क्या समस्या उत्पन्न होती है और उसका समाधान किस तरह होता है। देखो, ये है श्रीलंका। भाई श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आप देखोगे चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर है और जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। अब देखो श्रीलंका की स्थिति क्या है। श्रीलंका में भी 2 समूह, एक वह जो सिंगली भाषा बोलता है, सिंगली भाषा बोलने वाले लगभग 74% लोग, और दूसरे तमिल भाषा बोलते हैं जो 18%। इसके अलावा कुछ और भी समूह है। तमिल भी हैं तो तमिल भी 2 तरह के, एक तो वह जो श्रीलंका के ही हैं, श्रीलंकन तमिल, दूसरे हिंदुस्तानी तमिल जो अंग्रेजों के समय वहाँ बागानों पर काम करने गए थे, चाय के बागानों में। लगभग श्रीलंकन तमिल 13%, हिंदुस्तानी तमिल 87% और लगभग 7% के आसपास वहाँ पर ईसाई भी रहते हैं। तब देखते हैं हम समस्या कहाँ उत्पन्न होती है। भाई जो सिंगली लोग हैं वह बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध भाषा बोलते हैं, जबकि तमिल है तो वो कुछ तो हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। ओके, और जो ईसाई थे उनमें भी कुछ लोग सिंगली भाषा बोलते थे और कुछ तमिल भी बोलते थे, और तथा कुछ ऐसे से दोनों भाषाएं बोलते थे। तो भाई इतने सारे भाषाई समूह है, जातीय समूह है, धार्मिक समूह है, तो इनके बीच किसी न किसी बात पर टकराव शुरू होगा। अब आप देखेंगे कि सिंगली 74% बहुसंख्यक। अब श्रीलंका में होता है चुनाव। श्रीलंका में चुनाव हुआ। अब बहुसंख्यक कौन? बहुसंख्यक थे भाई जो ज़्यादा वोट देगा उसी की सरकार बनेगी। बहुसंख्यक लोग थे सिंहली, तो सिंहली लोगों ने क्या बनाई? अपनी सरकार बनाई।
और इन्होंने क्या किया, अपने हित के लिए विभिन्न नियम कायदे कानून लागू कर दिए। सरकार ने क्या करनी शुरू कर दी, मनमानी। तो मनमानी करके उन्होंने क्या नियम बना दिया कि जो सिंगली समुदाय होगा, सिंगली भाषा होगी, वो एकमात्र राजभाषा होगी। जैसे भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में हमने 22 भाषाओं को रखा गया है, उसी तरह श्रीलंका की जो उस समय की सरकार थी, उन्होंने सिंगली को ही एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा क्या किया कि विश्वविद्यालयों मतलब यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में जो सिंगली समुदाय था, सिंहलियों को प्राथमिकता देने लगे। मतलब इनको प्राथमिकता दी जाने लगी, भाई हम सबसे पहले सिंगली लोगों का ही गवर्नमेंट जॉब में चयन करेंगे। तो अन्य तमिल लोगों के साथ बड़ा भेदभाव हुआ, ईसाइयों के साथ बड़ा भेदभाव हुआ। तो लोगों में क्या होगा इससे, तमिल लोगों में, श्रीलंकाई सबसे पहले तो वहीं के तमिल श्रीलंकाई तमिलों में इससे नाराजगी उत्पन्न होगी और क्या उत्पन्न होगा, टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली और क्या मांग रखने लगे कि तमिल को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, राजभाषा बनाई जाए तथा इन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए तथा शिक्षा व रोजगार में समान अवसर दिए जाएं। समान अवसर के लिए क्या होने लगे, संघर्ष होने लगे। संघर्ष हुआ, टकराव हुआ, सिंगली सरकार ने पुलिस बुलाई, सेना बुलाई, लोगों का दमन हुआ, दंगे होने लगे। ठीक है, इससे देश में अव्यवस्था आई और तमिल लोगों ने एक स्वतंत्र तमिल ईलम मतलब सरकार बनाने के लिए भी संघर्ष करने लगे। भाई हम अपनी अलग सरकार बनाएंगे और चाहे तो हम आगे अपना एक अलग देश भी बना सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों से श्रीलंका में क्या हुई, परिणाम क्या हुआ इनका, परिणाम क्या होगा इनका, श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया और लोगों में टकराव अत्यधिक बढ़ गया। इस जगह जाकर हमारी दोनों कहानियाँ समाप्त होती है। अब अगर श्रीलंकाई सिंगली समुदाय लोगों में सत्ता का बंटवारा कर देते तो वहाँ पर टकराव नहीं होता। अब समझ में आया सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो इस जगह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आप इस क्लास को लेंगे और अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास क्लासों को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।